conservation. इसमें first law that is the law of chemical conservation of mass. That law say that in isolated system of mass is neither created or is not destroyed in a chemical reaction. It means total mass of reactant is always equal to the total mass of product. इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर कोई एक हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं और उस सिस्टम में अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की मास की बात कर रहे हैं तो ना तो हम उस मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में किसी केमिकल रिएक्शन में ये जो मास होगा ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। This law says that total mass of reactant is always equal to the total mass of product. That is a chemical conservation of mass. As for example, suppose हमने reaction लिया when sodium carbonate is reacted with hydrochloric acid, then it will be converted into sodium chloride plus carbon dioxide gas and water. अभी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है पूछता है कि दिस रिएक्शन शो द लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। सपोज तो क्वेश्चन में बोला 28 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड 32 ग्राम ऑफ HCl, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 43 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 ग्राम वाटर। देन this reactions follow the law of chemical conservation of mass। तो हम इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम करेंगे कि रिएक्टेंट के मास को ऐड कर देंगे और प्रोडक्ट के मास को ऐड कर देंगे। अगर दोनों का मास इक्वल आ रहा है इट मींस दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं तो फॉर्मूला यहाँ पुट करें, पुट दिस फॉर्मूला इन दैट साइड। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हम करेंगे 28 प्लस 32 एंड यहाँ पे अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए 60 आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर ये 60 आता है तो इट मींस दैट रिएक्शन विल शो द केमिकल कंजर्वेशन या फॉलो द केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 43 प्लस 8 प्लस 2 यानी 43 7 50 और 3 आपका हो गया 53। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का मास जो आ रहा है वो 60 आ रहा है बट प्रोडक्ट का मास 53 आ रहा है। मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट फॉलो द केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा सा अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको अगर यहाँ पे 10 ग्राम कर लेते हैं और यहाँ पे 7 हमें और चाहिए तो 10 हमने यहाँ पे कर लिया 2 और यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं ना। इन दैट कंडीशन अगर हम देखते हैं तो क्या है, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करके देखो तो 43 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 53 हो गया, 53 और 5 हो गया 58 गया। यानी अभी भी हमें यहाँ पे चेंजेस मिल रहे हैं। इसको हम फिर और थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं 43 प्लस 10 53 और 5 58 यानी हम इसको अगर हम कर लेते हैं 7। अगर इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे 10 प्लस 7। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 43 प्लस 10 53 और 7 हो गया आपका 60 यानी 60 है। यानी रिएक्टेंट का मास भी 60 है, प्रोडक्ट का भी मास 60 है, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये रिएक्शन जो है वो केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास ये करता है कि इन अ आइसोलेटेड सिस्टम द mass is not created or not destroyed in a chemical reaction. It means total mass of reactant is always equal to the total mass of product. अगर रिएक्टेंट के मास जो होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल आता है, जैसे इस रिएक्शन में मैंने देखा कैलकुलेट करके तो 60 इधर है रिएक्टेंट का मास, 60 है प्रोडक्ट का, तो ये केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लेकिन सपोज करो अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर है, वेट करने में हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, इसकी वजह से ये रिएक्शन उस केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। तो दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। टॉपिक इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड अगर किसी अदर एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज रिएक्टेड ऑक्सीजन यानी फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड किसी
हम किसी भी माध्यम से वाटर का प्रिपरेशन अगर करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 होगा। चाहे हम किसी भी हमारे क्लास की अगर बात करें, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं तो 50 स्टूडेंट अलग अलग घर से पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो उन अगर हम अलग सपोज करो 10 स्टूडेंट्स के वाटर में से अलग अलग वाटर ले लेते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल करके निकालते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब भी कंपोजिशन निकालेंगे तो हमेशा कंपोजिशन हमेशा 1:80 आएगा। बाय मास तो यही लॉ कहता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कि कोई भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट अगर कंबाइंड होते हैं तो उन एलिमेंट का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स होगा अकॉर्डिंग टू देयर मास। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल इसी CO2 को हमें पता है कि अगर हम हीट करते हैं तो कन्वर्टेड into कैल्शियम ऑक्साइड, एक तो ये मार्कर हमने बनाया। दूसरे किसी और मार्कर से हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। सपोज करो हमने बेकिंग सोडा को हीट कर दिया, and we need the baking soda then it will be converted into the sodium carbonate plus carbon dioxide and water। थर्ड और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हमने किसी मेटल कार्बाइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा है and acid is ready with the metal carbonate, then it will form a salt plus release the carbon dioxide plus water। तो ये हमने 3 डिफरेंट मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया है। ये हमारे 3 डिफरेंट मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो निकालते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 16 को डिवाइड करने से 30 हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 32, इसका रेशियो आएगा 3:2। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम किसी भी मात्रा से प्रोड्यूस करें, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा 3:8 है, यानी हमेशा फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि हमने कैल्शियम टैबलेट को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसमें 1:8 है, तो बेकिंग सोडा को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना 3:8 है, या फिर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन में हमने एसिड के साथ करा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का बना 5:4 है। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मात्रा से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:80 होगा। या फिर किसी भी मात्रा से वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल अमोनियम में किसी भी मात्रा से अगर हम बनाते हैं तो अगर अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन निकालिए तो आता है जैसे नाइट्रोजन होगा 40, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, 3 है यहाँ पे तो इसका रेशियो कितना होगा 3। मतलब किसी भी मात्रा से अगर हम अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे तो हमेशा अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा 1:3 आएगा। ये लॉ ये प्रूव करता है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी एलिमेंट से अगर मिक्स होकर के बनते हैं उस एलिमेंट उस कंपाउंड उस एलिमेंट का जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दीज लॉ say that if two element combine to form more than one कंपाउंड, यानी दो अगर एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो होगा वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइंड होगा और बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, और जो उनका रेशियो होगा वो कैसा होगा, सिंपल होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हाइड्रोजन का ही लिया हुआ है कि हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ वाटर, एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन ये एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन दैट कंडीशन हमें इस लॉ के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि इसमें कह रहा है कि एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होगा, लेकिन दूसरे वाले एलिमेंट का जो मास होगा वो डिफ्रेंशिएट करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर के केस में देखते हैं तो वाटर में कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 कर रहा है। और हाइड्रोजन पर की बात करें तो हाइड्रोजन इसमें 2 पार्ट पार्टिसिपेट कर, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर बाई मास की भी अगर हम बात करते हैं तो 1 हाइड्रोजन का, अगर वाटर के केस में दे तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया। तो वाटर के केस में देखो हाइड्रोजन 2 पार्ट यानी 2 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है, तो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, यानी ऑक्सीजन का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 16 ग्राम पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरीके हम हाइड्रोजन पर की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पर में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पर कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, तो हाइड्रोजन का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम मास होता है, 1 मास, और 2 हाइड्रोजन 2 मास हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 ग्राम पार्टिसिपेट, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 है, तो एक ऑक्सीजन का अगर 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 16 × 2 यानी 32। यानी हाइड्रोजन पर के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका सेम है, हाइड्रोजन कितना है आपका 2 पार्ट ही, लेकिन ऑक्सीजन का पार्ट कितना है, 32 है। तो यानी वाटर और हाइड्रोजन पर के भी अब दोनों में देखते हैं तो हाइड्रोजन का मास क्या है, कांस्टेंट है, इसका मास डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का मास जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। दोनों में ऑक्सीजन जो है डिफरेंट मास के फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, और इन दोनों में ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो सिंपल रेशियो आएगा 16 फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में 30, नहीं 16:32, दैट इज कॉल्ड 1:2। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन के केसेस होते हैं, नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे N2 दैट इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2 भी फॉर्म करता है, N2O3 भी फॉर्म करता है, N2O4 भी फॉर्म करता है, और N2FO5 भी फॉर्म करता है। तो फर्स्ट अगर केस में देखते हैं नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना 1, तो कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है ये देखते हैं। एक 1 नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, और 2 नाइट्रोजन का कितना 28 पार्ट, यानी N2O में नाइट्रोजन का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 28 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी इसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है 6 एटॉमिक मास, क्योंकि 6 बाई मास की बात करते हैं। फिर N2O2 में नाइट्रोजन का 28 ही पार्ट होगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 यानी 2 × 16 करेंगे 32 पार्ट पार्टिसिपेट करें। N2O3 में नाइट्रोजन कितना है 28 ही पार्ट पार्टिसिपेट, 3 है ऑक्सीजन, 3 × 16 करेंगे 48 पार्ट हो जाएगा। N2O4 में नाइट्रोजन वही कांस्टेंट मास यानी 28 पार्ट पार्टिसिपेट, O कितना है 4 है, तो 4 × 16 करेंगे तो 64 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। और N2O5 में नाइट्रोजन तुम्हारा 28 ही पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 5 पार्ट कर रहा है, यानी 5 × 16 करेंगे तो 80 पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है N2O5। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एलिमेंट है उसका मास क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास क्या है, डिफ्रेंशिएट कर। और यही कह रहा है इस लॉ में कि व्हेन वन एलिमेंट इज कंबाइंड विद नेक्स्ट एलिमेंट and form more than one compound, then the one element mass is fixed but another element mass is not fixed, it will be differentiated and the ratio जो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट तो 16:32:64:80, यानी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया, द मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद सेम मास ऑफ नाइट्रोजन it in 5 compound bears ratio 16:32:48:64:80, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2:3:4:5। तो ये आपका कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के मोर देन 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें से एक एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है, बट अदर एलिमेंट का जो मास जो उसके साथ कंबाइंड करता है वो डिफ्रेंशिएट होता है और डिफर होता है, और उनका जो रेशियो होता है वो एक दूसरे से सिंपल होता है, एक दूसरे के यानी जो रेशियो ऑब्टेन होगा दैट इज अ सिंपल रेशियो। थर्ड वन इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड फोर्थ है गे-लुसैक लॉ। अब ये गे-लुसैक लॉ क्या कहता है, गे-लुसैक लॉ ये जो लॉ था वो गैसेस से रिलेटेड था। इसमें ये कहता है कि व्हेन
गैसियस एलिमेंट या फिर व्हेन गैसियस सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, यानी गैसियस रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके गैसियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा विद ईच अदर प्रोवाइडेड all volume are measured at same pressure and temperature. प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम ऑब्टेन होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही ऑब्टेन होगा। यानी हम सिंपली कह सकते हैं गay-Lussac लॉ जो होता है वो गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के से रिलेटेड होता है। इसमें ये कहता है कि व्हेन गैसियस रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट होगा वो भी कैसा होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो गैसेस में ही होगा और जो प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो गैसेस में ही होगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। 1:2:1 हो सकता है, 2:3:1 हो सकता है, यही हो सकता है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। गay-Lussac लॉ किससे रिलेटेड, गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। व्हेन गैसेस सब रिएक्टेंट इज कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ गैसेस प्रोडक्ट, इन दैट कंडीशन जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो ही होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है और क्लोरीन गैस जो है ये आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये 2 मोल ऑफ HCl बना रहे हैं। यानी पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे देखो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल, तो यहाँ पे मोल तो बात है क्योंकि हम गैसेस प्रोडक्ट द वॉल्यूम के, तो ये 1 वॉल्यूम, ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है और ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर के 2 लीटर HCl का फॉर्मेशन। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1:2 आ जाएगा। देखो सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन के अंदर वाटर, रिएक्शन बैलेंस कर लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम की बात है 2 लीटर जो हाइड्रोजन है वो 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड 2 लीटर ऑफ वाटर गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो निकालेंगे तो कितना है, 2:1:2। यानी यही कह रहा है कि गay-Lussac लॉ कि जब यहाँ पे रिएक्टेंट जो होंगे या गैसेस रिएक्टेंट इज कंबाइंड विद ईच अदर देन फॉर्म अ गैसेस प्रोडक्ट, देन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर। यानी जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेगा उनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो हमेशा क्या होगा, सिंपल नंबर होल रेशियो होगा एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। I'm going to start last law in that chapter, that is the law of reciprocal properties. Law of reciprocal properties में क्या कहता है, या फिर law of reciprocal proportion में क्या कहता है कि when definite mass of an element A combined with 2 other elements B and C to form a compound. सपोज करो कहता है एक A जो एलिमेंट है उसका डेफिनेट मास जो है वो B और C के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, B एंड C के साथ रिएक्शन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। देयर कंबाइनिंग मासेस आर इन सेम प्रोपोर्शन, यानी जो A जो कंबाइंड हो रहा है B और C के साथ, इसमें A का जो मास होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, दोनों में सेम होगा और उनका जो रेशियो होगा मास का वो भी क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा। यानी हम कह सकते हैं व्हेन डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट A combined with 2 other elements B and C to form a compound, their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the mass of B and C which combines with the constant mass of A. यानी हम अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो इन दैट कंडीशन हम ये कह सकते हैं, सपोज करो A जो है वो B के साथ रिएक्शन करके A भी बना रहा है, ठीक है, और यही A जो है वो C के साथ रिएक्शन करके AC बना रहा है। तो इसमें जो A का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों में हमेशा फिक्स्ड होगा और इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, रेशियो भी हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा और जिसमें A का जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज करो मैंने सोडियम लिया, हाइड्रोजन लिया और Cl लिया, जिसमें हाइड्रोजन को मैंने A मान लिया, सोडियम को मैंने B मान लिया और Cl को मैंने C मान लिया। अब देखो ये हाइड्रोजन जो है सपोज करो A है और इसका मास फिक्स है
ठीक है। ए जो है वो बी के साथ रिएक्शन करके क्या है, यानी सोडियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है सोडियम हाइड्राइड NaH, ठीक है। और यही हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द HCl। अब इन दोनों में अगर हम रेशियो निकालते हैं बाई मास, तो हाइड्रोजन कितना 1, इसका एटॉमिक मास हो गया 1, क्लोरीन का कितना है 35.5, यही होगा ना। और यहाँ Na कितना है 21 है तो 23 इसका मास हो गया, और हाइड्रोजन कितना मास, देखो ये दोनों कंपाउंड तो बने लेकिन हाइड्रोजन का मास इन दोनों में क्या है, सेम है। यानी जब भी ए का जो फिक्स मास होगा वो बी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी फिक्स होगा, और सी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें भी फिक्स होगा। यानी और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये देखो Na जो है वो Cl के साथ, अगर सपोज को इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl भी बनाएगा, Na जो है इसके साथ भी रिएक्शन करके हाइड्राइड बना देगा। तो अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे सोडियम NaCl जब बन रहा है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं Na को, तो यहाँ पे 23 और ये 35.5 हो जाएगा क्लोरीन का, और यहाँ पे NaH बनेगा तो NaH में क्या होगा 23 ये हो जाएगा H तो यानी यहाँ पे सोडियम का क्या हो जाए मास फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं तो भी ए का जो मास होगा उसका मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसका मास कभी भी चेंजेस नहीं होगा, उसका रेशियो पे हमेशा फिक्स होगा। एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे और एक्सप्लेन किया, हमने सपोज करो हाइड्रोजन को हमने ए मान लिया, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अलग अलग कंपाउंड एलिमेंट के साथ फॉर्म कर रिएक्ट करके कंपाउंड बना है जिसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स है। तो यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रो HCl बन रहा था, HCl बना था। इन केस ऑफ सोडियम हाइड्राइड लिया तो सोडियम का कितना पार्ट पार्टिसिपेट है, कितने ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है 23, क्योंकि एटॉमिक मास 23 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था तो इसका कितना पार्ट है 1 पार्ट पार्टिसिपेट। इसी तरह के HCl में क्या हो रहा है, Cl का कितना पार्ट 35.5 पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइड्रोजन देखो इन दोनों में हाइड्रोजन का मास क्या है सेम है, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर हम सोडियम Na को अगर कंसीडर कर लें तो Na में क्या हो रहा है, Na क्या कर रहा है Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl के साथ कर रहा है तो NaCl बना रहा है। इन विच कंडीशन जब NaCl बना तो Na का कितना पार्ट हुआ 23 पार्ट हुआ, और Cl का कितना है 35.5, यानी दीज आर सेम पार्ट विच कंबाइंड विद 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन इन NaH एंड HCl। यानी इसमें क्या हो रहा है 1 एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।